अच्छा जी, तो बेसिकली हमने स्टार्ट करना न्यू चैप्टर केमिकल एनर्जेटिक्स। ठीक है जी, केमिकल एनर्जेटिक्स को हमने लास्ट टाइम सिंपली डिस्क्राइब किया था कि इट इज द स्टडी ऑफ एनर्जी चेंजेस दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। स्टडी ऑफ एनर्जी चेंजेस दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो भी एनर्जी चेंज आएगा, ठीक है, स्टडी ऑफ एनर्जी चेंजेस दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड केमिकल एनर्जेटिक्स। अच्छा, अब केमिकल रिएक्शन की जैसे हम कल लास्ट टाइम बात कर रहे थे कि मतलब अगर कोई केमिकल चेंज, लेट्स सपोज अगर आप मैग्नीशियम को, या सिंपल हम एग्जांपल एक ले लेते हैं, लेट्स सपोज हमारे पास एग्जांपल है कि सब्सटेंस ए रिएक्ट्स विद बी टू फॉर्म सी। ठीक है, अब अगर हम इसको केमिकल चेंज कहते हैं, इफ दिस इज अ केमिकल रिएक्शन, तो इसमें जो मेजर करेक्टरिस्टिक्स हैं, अगर आप किसी भी केमिकल रिएक्शन की मेजर करेक्टरिस्टिक्स की बात करें, तो दैट वुड बी के ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज और ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन कोई ना कोई न्यू सब्सटेंस जो है वो बनेगा। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ए और बी रिएक्ट कर रहे हैं, व्हेन ए रिएक्ट विद बी वी गेट सी, तो अ न्यू सब्सटेंस, अ न्यू प्रोडक्ट वुड फॉर्म। तो अगर हम मेजर करेक्टरिस्टिक्स की बात करें, मेजर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, मेजर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, सो दैट वुड बी के a new substance would be formed, a new substance will form. फॉर एग्जाम्पल आप कहें कि जी हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, और जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा, न्यू सब्सटेंस बन जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है ये अपनी आइडेंटिटी लॉस करेंगे एंड वी गेट अ न्यू सब्सटेंस, वाटर बन गया। तो एक तो ये पॉइंट ध्यान में रखिए कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो वी गेट अ न्यू सब्सटेंस। ठीक है, और दूसरा जो हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में देखते हैं कि मोस्ट ऑफ देम आर इरिवर्सिबल। ठीक है, कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे हैं जिन्हें आप बैकवर्ड ला सकते हैं, वो आगे हम रिवर्सिबल रिएक्शंस में पढ़ेंगे, बट मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस आर इरिवर्सिबल। यानी एक दफा जो प्रोडक्ट बन गई आप उसको दोबारा रिएक्टेंट्स में नहीं ला सकते, बट देर आर सर्टेन रिएक्शंस व्हिच आर रिवर्सिबल इन नेचर, और उसके ऊपर पूरा चैप्टर है, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे, बट मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस आर इरिवर्सिबल, दे कैन नॉट बी रिवर्स्ड। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इस चैप्टर से रिलेटेड है कि ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन आइदर एनर्जी कैन बी गिवन आउट और टेकन इन। ठीक है, किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान या तो एनर्जी रिलीज होगी या फिर एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, जिसे हमने कल क्लास में थोड़ा सा डिस्कस भी किया था। तो ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन आइदर एनर्जी रिलीजेस और एब्जॉर्ब्स। ठीक है, या तो एनर्जी रिलीज होगी, एंड दिस स्टडी ऑफ एनर्जी चेंजेस दैट इज कॉल्ड केमिकल एनर्जेटिक्स। ठीक है, तो ये तो हमने कल क्लास में भी थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, आई होप कि ये सबको आइडिया होगा। ठीक है, अच्छा, अब आ जाते हैं हम जो दो मेजर टाइप्स हैं हमारे पास, मतलब बेस्ड ऑन एनर्जी चेंजेस वी डिवाइड केमिकल रिएक्शन इन टू टाइप्स। बेस्ड ऑन एनर्जी चेंजेस वी डिवाइड केमिकल रिएक्शंस इन टू टाइप्स। ठीक है, अगर आप केमिकल मतलब एनर्जी चेंजेस के ऊपर बात कर रहे हैं, अगर यानी हम कह रहे हैं ना कि केमिकल रिएक्शंस जो हैं, whenever a chemical reaction happens there would be some sort of energy change। तो अगर आप एनर्जी चेंज की बेसिस के ऊपर बात कर रहे हैं, तो बेस्ड ऑन एनर्जी चेंजेस देयर आर टू टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, दो किस्म के केमिकल रिएक्शंस हैं। और कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस हैं? एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस,
there are two types of chemical reactions, a exothermic chemical reactions and B endothermic chemical reactions. ठीक है जी, तो दो टाइप के केमिकल रिएक्शंस हैं, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस एंड एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की, कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं, व्हाट आर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है जी, तो अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की बात की जाए, सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस को हम सिंपल कैसे डिफाइन करेंगे, दोज केमिकल reactions in which energy is released to the surroundings। ठीक है, अगर आपको याद हो, हमने कल वो सिस्टम और सराउंडिंग्स की बात की थी। तो दोज केमिकल रिएक्शंस इन विच एनर्जी इज रिलीज्ड, ठीक है, टू द सराउंडिंग्स। कहाँ रिलीज हो रही है, सराउंडिंग्स में रिलीज हो रही है। तो दोज केमिकल रिएक्शंस इन विच एनर्जी इज रिलीज टू द सराउंडिंग्स, दोज आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो मींस आउट। ठीक है, तो कोई भी ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही हो, यानी लेट्स सपोज हम कहते हैं कि जी हमारे पास एक बीकर है। ठीक है, सपोज इफ दिस इज अ बीकर। ठीक है, और इस बीकर में आपके पास वाटर मौजूद है। ठीक है, और इसमें हमने एक थर्मामीटर जो है वो लेट से रख दिया। अब ये थर्मामीटर है। अच्छा, अब लेट्स सपोज हम क्या करते हैं कि इसमें मैग्नीशियम जो है या मैग्नीशियम क्लोराइड जो है, लेट्स सपोज इफ वी ऐड मैग्नीशियम क्लोराइड इन वाटर। ठीक है, इफ वी ऐड MgCl2। अच्छा, सपोज आपने इनिशियल टेम्परेचर ऐड किया, नोट कर लिया इनिशियल टेम्परेचर बिफोर एडिंग मैग्नीशियम क्लोराइड। तो इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर बिफोर एडिंग मैग्नीशियम क्लोराइड, लेट्स सपोज दैट वाज 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इनिशियली पानी का टेम्परेचर कितना था, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड देन व्हेन वी ऐड मैग्नीशियम क्लोराइड, तो क्या हुआ कि थर्मामीटर पे जो रीडिंग है वो बढ़ना शुरू हो गई। लेट्स से कि इस पे आपका जो अल्कोहल का आप कह लें कि ये जो है राइज करना शुरू हो गया। ठीक है, अप टू अ सर्टेन हाइट, और आपने मैक्सिमम टेम्परेचर राइज जो है वो नोट करना है। तो लेट्स सपोज जो मैक्सिमम टेम्परेचर राइज हमें यहाँ पे मिला कि वंस वी एडेड मैग्नीशियम क्लोराइड, तो मैक्सिमम टेम्परेचर राइज, लेट्स से ये टेम्परेचर चला गया अप टू 34 डिग्री सेंटीग्रेड। सो इनिशियली बिफोर एडिंग मैग्नीशियम क्लोराइड टेम्परेचर कितना था, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। और जब आपने मैग्नीशियम क्लोराइड ऐड किया, तो मैग्नीशियम क्लोराइड और वाटर के दरमियान कुछ ना कुछ रिएक्शन हुआ, जिसकी वजह से टेम्परेचर कहाँ तक आ गया, 34 डिग्री। अब ये टेम्परेचर आप किसका नोट कर रहे हैं, वाटर का टेम्परेचर नोट कर रहे हैं। ठीक है, सराउंडिंग्स का टेम्परेचर नोट कर रहे हैं। तो यहाँ पे टेम्परेचर राइज हो रहा है। तो वेन एवर दी टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग राइजेस, ठीक है, इफ द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग राइजेस, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की ऑब्जर्वेशन क्या है कि इफ द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग्स राइजेस, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इनिशियली टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड था, देन इट राइजेस अप टू 34 डिग्री सेंटीग्रेड। सो इफ द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग राइजेस, दैट मींस it's an exothermic reaction। सर बट सराउंडिंग्स का टेम्परेचर राइज क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है? यानी हम कह रहे हैं कि जब ये जो भी प्रोसेस हो रहा है, अब यहाँ पे तो आपने सिंपल MgCl2 को डिसॉल्व किया है। ठीक है, तो ये एक फिजिकल चेंज है। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि जब MgCl2 वाटर में डिसॉल्व हो रहा है, तो ड्यूरिंग दैट डिसॉल्विंग प्रोसेस, यहाँ पे जो भी डिसॉल्विंग का प्रोसेस है उसमें एनर्जी रिलीज हो रही है। तो वाटर का टेम्परेचर, आप पानी का टेम्परेचर नोट कर रहे हैं ना, और पानी यहाँ पे एज अ सराउंडिंग, मतलब ये कोई केमिकल चेंज नहीं है। यहाँ पे सिंपल आप क्या कर रहे हैं कि MgCl2 सॉलिड को
कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, MgCl2 एक्वस में। तो MgCl2 जो है ये सॉलिड फॉर्म से किसमें कन्वर्ट हो रहा है, एक्वस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, बाय डिसॉल्विंग इन वाटर। तो अब वाटर यहाँ पे सराउंडिंग का काम कर रहा है, तो हम कह रहे हैं कि जब ये डिसॉल्व हो रहा है, अब यहाँ पे बहुत सारे एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व होते हैं जो कि आगे आप सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे। फिलहाल सिर्फ आपको ये इतना ध्यान में रखना है कि अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है, हम हमेशा सराउंडिंग्स का टेम्परेचर नोट करते हैं, तो अगर सराउंडिंग्स का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इसका मतलब सराउंडिंग्स एनर्जी गेन कर रहे हैं, एनर्जी रिलीज हो रही है, सिस्टम एनर्जी रिलीज कर रहा है सराउंडिंग्स को। तो जब सराउंडिंग्स का टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसका मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ओके। समझ आ रही बात? जी जी। ठीक है। अब इसी तरीके से लेट सपोज हमने इसकी एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज इफ वी एडेड जिंक सॉलिड इनटू एन एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर 2 सल्फेट, ठीक है, कॉपर 2 सल्फेट जो है ये ब्लू कलर का एक्वियस सॉल्यूशन होता है। तो व्हेन वी ऐड जिंक, अब ये केमिकल रिएक्शन है, तो एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक फिजिकल चेंजेस भी होती है, मतलब फिजिकल प्रोसेस में भी आपको एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक प्रोसेस मिलेंगे। और ये जो चैप्टर है ये डील कर रहा है विद केमिकल रिएक्शन। तो ये तो मैंने आपको एक वैसे, मतलब यहाँ ये जो एग्जांपल आपको दी है ये हमने एक जनरल एग्जांपल ले ली, ये फिजिकल चेंज। अब आ रहे हैं हम केमिकल रिएक्शंस के ऊपर कि व्हेन वी ऐड जिंक इनटू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर 2 सल्फेट, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगी, वी गेट जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, ठीक है। तो अब इस केमिकल रिएक्शन में क्या हो रहा है, जैसे हमने स्टार्ट में बात की थी कि हर केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, न्यू सब्सटेंस विल फॉर्म, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस आर इरिवर्सिबल एंड एनर्जी वुड बी आइदर रिलीज्ड और एब्जॉर्ब। तो अब इस रिएक्शन में अगर आप देखें तो जिंक रिएक्ट्स विद कॉपर 2 सल्फेट, जिंक और कॉपर 2 सल्फेट का रिएक्शन है, ठीक है, जिंक और कॉपर 2 सल्फेट, और ये नए सब्सटेंस मिल रहे हैं आपको, तो न्यू सब्सटेंस फॉर्म, एंड दिस रिएक्शन कैन नॉट बी रिवर्स। वाइट कैन नॉट बी रिवर्स, ये आप मेटल्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, बट आप इसको अदर वे अराउंड नहीं लेके जा सकते, ठीक है। मतलब कॉपर कैन नॉट रिएक्ट विद जिंक सल्फेट, तो जिंक जो है ये कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कर सकता है, बैकवर्ड रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, वो आगे हम मेटल्स में पढ़ लेंगे। बट इस वक्त जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जो हम चैप्टर यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, कि जब ये रिएक्शन होगा तो एनर्जी विल बी रिलीज्ड, यानी जिस बीकर में आप ये रिएक्शन कर रहे होंगे, लेट्स से ये बीकर है, इसमें कॉपर 2 सल्फेट जो है ये एक्वस फॉर्म में मौजूद होगा। तो सपोज ये हमारे पास एक्वस कॉपर 2 सल्फेट है, एंड व्हेन वी ऐड, और इसमें आपने थर्मामीटर जो है वो डिप कर रखा है, तो लेट से ये थर्मामीटर है, एंड व्हेन वी ऐड जिंक इनटू इट, ठीक है, सपोज ये आपने जिंक जो है वो इसमें ऐड किया, तो ऑन एडिंग जिंक द टेम्परेचर विल राइज। तो बिकॉज टेम्परेचर विल राइज दैट मींस इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन, यानी हमें कैसे पता लगता है, पेपर में क्वेश्चन आएगा हाउ वुड वी नो दैट दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, व्हाट ऑब्जर्वेशन विल वी गेट। तो ऑब्जर्वेशन क्या है कि टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग्स विल राइज, the reading on thermometer, we get a higher reading on the thermometer, so it is an exothermic reaction. सर टेम्परेचर राइजिंग वो फिजिकल चेंज होगा ना? मतलब केमिकल रिएक्शन हो रहा है और इसमें फिजिकल चेंज क्या आ रहा है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है। रिएक्शन तो केमिकल ही है ना बेटा, जिंक, और और आपने अगर कोई हीट तो नहीं किया, आपने हीट तो नहीं हम्म किया ना इसको, आपने सिंपल जिंक ऐड किया कॉपर 2 सल्फेट में, ठीक है, और ऑटोमेटिकली टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया, तो मतलब ये केमिकल रिएक्शन है जो एनर्जी रिलीज कर रहा है, ठीक सही है। सही। तो इट इज और एन अगर हमसे एक्सोथर्मिक, एग्जामिनर और अगर हमसे एग्जामिनर पूछे कि अगर कौन से केमिकल चेंजेस होंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, तो वो क्या मतलब होंगे? मतलब जैसे टेम्परेचर राइज होना तो फिजिकल चेंज है ना, तो अगर हाँ, तो ये एग्जामिनर तो हमसे इसकी ऑब्जर्वेशन है ना, ये तो इसकी ऑब्जर्वेशन है, मतलब आपसे पूछा ही जाएगा कि हाउ वुड वी नो कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, मतलब फिजिकली आपको कैसे पता लगेगा, आपको देख के तो पता नहीं लगेगा ना, तो कोई ना कोई फिजिकल चेंज आएगा, तो वो ऑब्जर्वेशन क्या है, टेम्परेचर राइज, कि अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो दैट मीन्स का एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, टेम्परेचर कम हो रहा है तो, और केमिकल चेंज क्या है, वो तो जो रिएक्शन देख के पता लगेगा ना, जो भी प्रोडक्ट बन रही होगी वो केमिकल चेंज है, वो तो ओके हर ओके सर। केमिकल रिएक्शन में नया प्रोडक्ट बनेगा, हम्म। ठीक है। तो इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज टेम्परेचर राइजेस। तो अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो दैट मीन्स कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो सिंपल आपको ये ध्यान में रखना है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं, दोज केमिकल रिएक्शंस इन विच एनर्जी विल बी रिलीज, जिसमें एनर्जी जो है वो रिलीज होगी, तो ऐसे जो केमिकल रिएक्शंस होंगे ये क्या कहलाएंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है। तो ये तो हमने जस्ट सिंपल, जी बेटा कोई क्वेश्चन है किसी का? हाँ जी, क्लियर है, यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई है? यस सर।
ठीक है, तो ये तो जस्ट सिंपल हमने एक्सोथर्मिक रिएक्शंस को डिफाइन कर लिया कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या है, दोस केमिकल रिएक्शंस इन व्हिच एनर्जी इज रिलीज। अब आ जाते हैं सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, मतलब नेचर में जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं हमारे इर्द गिर्द, इनमें से कौन कौन से रिएक्शंस हैं जो कि एक्सोथर्मिक इन नेचर है। ठीक है, तो सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ। सर तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे इवेपोरेशन अपने आप पर होती है, मतलब उसमें हमें हीट देने की ज़रूरत नहीं होती है, तो एक्सोथर्मिक भी जो है वो नेचुरल रिएक्शंस हैं, मतलब वो खुद हो जाते हैं, उनमें हमें हीट देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसके ऊपर अभी आ रहे हैं आगे ना, फिलहाल तो जस्ट हमने एक्सोथर्मिक रिएक्शंस को डिफाइन किया है। ठीक है, अब ये ओके। मतलब जो आप बात करें ना, इसको भी आगे चल कर डिस्कस करेंगे अभी, स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ रिएक्शन। ठीक है, तो सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले तो आप कह लें रेस्पायरेशन। ठीक है, रेस्पायरेशन क्या है, ये केमिकल रिएक्शन है इन विच ग्लूकोज रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो इसमें क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, तो रेस्पायरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, रेस्पायरेशन ध्यान में रखिएगा कि दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इन विच ग्लूकोज reacts with oxygen to give carbon dioxide and water। ठीक है, तो अगर इसको बैलेंस करें तो 6 और 12 + 6, तो ये, तो दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मतलब रेस्पायरेशन में एनर्जी रिलीज होती है। इसी तरीके से कंबशन, ये जो फ्यूल वगैरह हम बर्न करते हैं कार इंजन में, तो कंबशन इज अनदर एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, कंबशन हम डिटेल में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो कंबशन क्या है कि व्हेन अ फ्यूल बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो लेट सपोज आप जब कार में पेट्रोल जो है वो जब हम फिल करते हैं, तो लेट सपोज ये हमारे पास फ्यूल है C8H18, दिस इज कॉल्ड ऑक्टेन। व्हेन इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, तो ये जो केमिकल रिएक्शन है इसमें भी एनर्जी रिलीज होगी। आप चाहें तो इसको भी बैलेंस कर लें, 8 18 हाइड्रोजन तो 9 लग जाएगा, और ऑक्सीजन कितने हो गए, 8 2 16, 9 1 9, 16 + 9 कितने हो गए, 25। तो 25 के लिए यहाँ पे क्या लगा देंगे हम, 25/2। तो कंबशन इज अनदर एग्जांपल ऑफ, यानी ये सिंपल आपको ध्यान में रखनी है, रेस्पायरेशन इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, रेस्पायरेशन में एनर्जी रिलीज होती है। कंबशन में, जब भी किसी इंटरनल कंबशन इंजन में कोई फ्यूल बर्न करता है तो एनर्जी रिलीज होती है। इसी तरीके से रस्टिंग, रस्टिंग इज अनदर एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, मेटल जब ऑक्सीजन के साथ और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता है, अगेन रस्टिंग हम डिटेल में मेटल्स में पढ़ेंगे, बट फिलहाल सिर्फ याद रखने, रस्टिंग मतलब सबको आइडिया है क्या होता है, केमिकली क्या है, ये हम आगे मेटल्स वाले चैप्टर में पढ़ लेंगे। इसके अलावा एक और रिएक्शन जो आप पढ़ के आए हैं पहले, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है? सर जिसमें एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है। जी, तो एसिड व्हेन रिएक्ट्स विद बेस और एल्कली टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। तो ये जो केमिकल रिएक्शंस हैं, दीज आर आल्सो एक्सोथर्मिक इन नेचर। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं जो कि कम से कम एटलीस्ट ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको ध्यान में रखनी है कि दीज आर एक्सोथर्मिक। इसके अलावा और बहुत सारी आपको एग्जांपल्स मिलेंगी, बट ये कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं एवरीडे लाइफ में से जो कि आपको ध्यान में रखनी है कि दीज आर एक्सोथर्मिक इन नेचर। ठीक है, और अगर आप इनको देखें तो मोस्टली इनमें प्रोसेस ऐसे हैं, जैसे रेस्पायरेशन जो है ये खुद ब खुद हो रहा है रिएक्शन, मतलब इसमें हम कुछ नहीं कर रहे। कंबशन, ये एक दफा आपको एनर्जी देनी होती है, उसके बाद फ्यूल जो है वो बर्न होता चला जाता है। इसी तरीके से रस्टिंग, इट हैपेंस ऑन इट्स ओन। न्यूट्रलाइजेशन, इट हैपेंस ऑन इट्स ओन। तो मोस्ट ऑफ दीज रिएक्शंस दे हैपेंस ऑन देयर ओन। जैसे अभी आप बात कर रहे थे, तो ये जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं, ये हम एक तरह से कहते हैं कि दीज आर स्पॉन्टेनियस इन नेचर। मतलब मोस्ट ऑफ द एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, ये बेसिकली हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ऐसे रिएक्शन को कहते हैं विच अकर्स ऑन इट्स ओन। ठीक है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होता है? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या है? अ केमिकल रिएक्शन which happens on its own, which do not require a continuous supply of energy। आप यूं भी कह सकते हैं which
do not require a continuous supply of energy। ठीक है, तो ऐसा केमिकल रिएक्शन जो अपने आप से हो रहा हो, जैसे रस्टिंग है, इसमें हम कुछ नहीं कर रहे, रिएक्शन खुद ब खुद हो रहा होता है, रेस्पिरेशन इट अकर्स ऑन इट्स ओन। तो these kind of chemical reactions are spontaneous reaction, and most of the spontaneous reactions, not all of them, but most of the spontaneous reactions are exothermic in nature। Most of the spontaneous reactions are exothermic in nature। वो आपको एग्जांपल से भी आइडिया हो गया होगा। मतलब ऐसा नहीं कि सारे के सारे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, देयर आर सर्टेन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस व्हिच आर एंडोथर्मिक, और उसके रीजंस आप आगे सीनियर क्लासेस में जाके पढ़ेंगे। ठीक है, और ऐसा स्पॉन्टेनिटी भी कोई आपसे ज्यादा इस पे क्वेश्चन बनने वाले नहीं है। ठीक है, हमने सिंपल एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक को डिफाइन करना है। तो ये जस्ट मैंने वैसे थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बात कर ली है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा क्योंकि नेचर में जितने रिएक्शन हो रहे हैं ना, हमें अपने इर्द गिर्द जो रिएक्शन होते हुए नजर आ रहे हैं, मोस्ट ऑफ देम आर एक्सोथर्मिक इन नेचर। अब उसकी वजह क्या है उसके ऊपर आते हैं जरा। हाँ जी, यहां तक बात सबको क्लियर है? ठीक है जी बेटा। सर अब देखें जी, सर रिएक्शंस 3 तरह के होते हैं, जैसे फास्ट, स्लो और मॉडरेट। तो फिर जो वो तो रेट एक्सोथर्मिक ऑफ रिएक्शन है बेटा, स्पॉन्टेनिटी का स्पीड ऑफ रिएक्शन से कोई कनेक्शन नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना? तो फिर तो जैसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखें, रेट ऑफ रिएक्शन अलग चीज है, एनर्जी ओके चेंजेस यानी ये एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, ये अलग क्लासिफिकेशन है। इसका स्पीड ऑफ रिएक्शन से कोई कनेक्शन नहीं है। मतलब आप जैसे आप देखें रस्टिंग, मैंने आपको 4-5 एग्जांपल्स दिए यहाँ पे। रेस्पिरेशन है, ठीक है, रस्टिंग स्लो प्रोसेस है बट ये भी स्पॉन्टेनियस है, एक्सोथर्मिक है। न्यूट्रलाइजेशन फास्ट रिएक्शन है, रस्टिंग स्लो है, न्यूट्रलाइजेशन फास्ट है, ये फौरन हो जाती है। तो स्पीड ऑफ रिएक्शन का स्पॉन्टेनिटी से या एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक से कोई कनेक्शन नहीं है। ओके ठीक सही है है। ना? तो इसको आपने यहाँ पे मिक्स नहीं करना है इसके साथ। अच्छा चलें, अब आ जाते हैं, हम डिस्कस करते हैं कि व्हाई एक्सोथर्मिक रिएक्शन, व्हाई मोस्ट ऑफ द एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर स्पॉन्टेनियस इन नेचर। और ये इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। मतलब लेट्स सपोज हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कि मीथेन CH4 व्हेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। या हम सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं थोड़ी सी। लेट्स से नाइट्रोजन व्हेन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन इट गिव्स अमोनिया गैस NH3। ठीक है, अब ये जो रिएक्शन है, मैं आपसे कह देता हूँ कि दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, आप कैसे पता लगेगा वो? अब मतलब ऑब्वियसली या तो रिएक्शन आपके सामने हो रहा हो तो आप टेम्परेचर चेंज नोट करें, अदरवाइज पेपर में मेंशन होगा कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। वो कैसे बताएंगे वो आपको आगे चल के पता लग जाएगा। फिलहाल सिर्फ आप ये नोट कर लें कि ये रिएक्शन क्या है। दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन व्हेन नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन ammonia forms, and this is an exothermic reaction, means energy will be released। ठीक है, इस केमिकल रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है। अच्छा, अब आपने जूनियर क्लासेस में एक लॉ पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म। ठीक है, ये तो सबने पढ़ रखा होगा कि एनर्जी जो है ड्यूरिंग अ प्रोसेस, एनर्जी ड्यूरिंग अ प्रोसेस remains conserved। ठीक है, किसी भी प्रोसेस में एनर्जी क्या रहती है? एनर्जी ड्यूरिंग अ प्रोसेस रिमेन कंजर्व, इट मे बी कन्वर्ट, इट कैन कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म। ठीक है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है बट ओवरऑल एनर्जी कंजर्व रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, तो अब सपोज हमारे पास जो केमिकल रिएक्शन है कि व्हेन नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन टू गिव अमोनिया गैस। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि इसमें एनर्जी रिलीज हो रही है इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे अमोनिया गैस तो बन ही रही है
बट अमोनिया गैस के साथ साथ मुझे यहाँ पे एक और प्रोडक्ट मिल रहा है, एंड दैट इज हीट एनर्जी। हीट एनर्जी रिलीज हो रही है बिकॉज ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में हीट एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या हो गया, मतलब आप ये तो कह नहीं सकते ना कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रॉन्ग है। मतलब हम ये सिंपल ये चीज प्रूव करनी है कि बोथ साइड्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन, ऑन बोथ साइड्स ऑफ केमिकल रिएक्शन टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड। तो लेट से मैं कहता हूं कि रिएक्टेंट्स की जो एनर्जी है इसको हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी, कि सम ऑफ द इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स इज, लेट सपोज हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं कि एनर्जी का यूनिट क्या है, किलो जूल्स। ठीक है, तो सपोज ये जो 100 किलो जूल्स है ये क्या है, इट इज द सम ऑफ द इंटरनल एनर्जी, यानी काइनेटिक और पोटेंशियल का सम ऑफ द इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। तो रिएक्टेंट्स की इंटरनल एनर्जी का सम कितना है यहाँ पे, 100 किलो जूल्स। ये बात समझ में आ रही है? मतलब हमने किसी तरीके से एनर्जी कैलकुलेट कर ली और हम कह रहे हैं कि नाइट्रोजन की और हाइड्रोजन की बिफोर स्टार्टिंग द रिएक्शन इनकी इंटरनल एनर्जी का सम कितना है, 100 किलो जूल्स। जी, ये बात सबको समझ में आ रही है? क्योंकि ये पॉइंट क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ तक सबको क्लियर है बेटा, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? नो सर। ठीक है, तो नो अब सर। सपोज मैं कहता हूँ, अब मैं ये कहता हूँ कि क्योंकि ये दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसका मतलब प्रोडक्ट जो है, मतलब इसमें क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी और टोटल एनर्जी कंजर्व रहनी है। मतलब अगर यहाँ पे 100, अगर अगर रिएक्टेंट साइड पर एनर्जी 100 किलो जूल्स है, तो प्रोडक्ट साइड पर भी एनर्जी का सम कितना होना चाहिए, 100 किलो जूल्स। तो मुझे सर पता है कि लेकिन प्रोडक्ट, एनर्जी लॉसेस भी तो हो सकता है ना। बेटा एक मिनट मेरी बात कंप्लीट हो जाए फिर आप क्वेश्चन कीजिएगा। ठीक है, एक मिनट रुक जाए बस। तो अब हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो टोटल, मतलब आप कह रहे हैं कि एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंगली एनर्जी कंजर्व रहेगी। तो अगर रिएक्टेंट साइड पे एनर्जी 100 किलो जूल्स है, तो प्रोडक्ट साइड पर भी एनर्जी कितनी होनी चाहिए, 100 किलो जूल्स ही होनी चाहिए। ठीक है, इसका मतलब प्रोडक्ट की एनर्जी, प्रोडक्ट क्या है, इसको समझिएगा बात को। ये प्रोडक्ट क्या है आपके पास, अमोनिया। अमोनिया प्रोडक्ट है और ये आपके एनर्जी लॉसेज है। हीट एनर्जी जो है ये एनर्जी लॉसेज है, ये एनर्जी लॉस हो रही है टू द सराउंडिंग्स। तो इसका मतलब लॉसेस और प्रोडक्ट का सम जो है ये मिला के 100 किलो जूल्स होगा। तो दैट मीन्स प्रोडक्ट की जो एनर्जी है, सपोज मैं कहता हूँ कि प्रोडक्ट की एनर्जी है 80 किलो जूल्स। रिएक्टेंट की एनर्जी कितनी थी, 100 किलो जूल्स। प्रोडक्ट की एनर्जी कितनी है, 80 किलो जूल्स। तो इसका मतलब हीट एनर्जी लॉस कितनी हुई है, 20। 20 किलो जूल्स। तो सम तो बराबर ही है ना। मतलब ये क्या है, ये आपके लॉसेस है, ये हीट एनर्जी लॉस टू द सराउंडिंग। तो बताने का मकसद यहाँ पे ये है कि इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जो पॉइंट आपने यहाँ से नोट करना है, इन एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बिकॉज सम पार्ट ऑफ द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स वुड बी लॉस्ट टू द सराउंडिंग्स। इसको आप लिख लें अपने पास कि इन एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, इन एक्सोथर्मिक रिएक्शंस some part of energy of reactants, रिएक्टेंट्स की एनर्जी का जो भी पार्ट, उसका कुछ पार्ट जो है विल बी लॉस्ट टू द सराउंडिंग्स। ठीक है, इन एक्सोथर्मिक रिएक्शंस some part of energy of reactants will be lost to the surrounding. It could be in the form of heat, it could be in the form of sound. ठीक है, वो हम उस डिटेल में नहीं जा रहे, हमने यहाँ पे इसको हीट एनर्जी की फॉर्म में ही देखना है। तो आप जस्ट सिंपल ये ध्यान में रखें कि इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन सम पार्ट ऑफ एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स विल बी लॉस्ट टू द सराउंडिंग। दैट मींस एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट्स की एनर्जी का कुछ हिस्सा जो है, रिएक्टेंट्स की एनर्जी का कुछ हिस्सा, रिएक्टेंट्स की एनर्जी कितनी थी, 100 किलो जूल्स। इसका कुछ पार्ट हीट एनर्जी की फॉर्म में लॉस हो गया। तो अब जो बाकी जो एनर्जी बची है, बाकी कितनी बची है, 80 किलो जूल्स, उससे आपकी प्रोडक्ट बनेगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, दैट मीन्स एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट विल बी लेस देन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, इन एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होगा, अगर आप यहाँ पे देखें तो प्रोडक्ट की एनर्जी, रिएक्टेंट्स की एनर्जी कितनी है, 100 किलो जूल्स, और प्रोडक्ट की एनर्जी कितनी है, 80 किलो जूल्स। क्योंकि 20 किलो जूल्स लॉस हो गया है, रिएक्टेंट्स की एनर्जी का कुछ पार्ट जो है वो हीट एनर्जी की फॉर्म में लॉस हो गया है। जी बेटा।
अच्छा, हाँ जी, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। तो हम सिंपल ये कह रहे हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में क्या होगा, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की जो सबसे इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है कि एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट विल बी लेस देन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, बिकॉज रिएक्टेंट्स की एनर्जी का, इसको हम सपोज एक और दफा अगर हम देखें यहाँ पे कि लेट से मेरे पास ये केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, मैं अब इसकी जर्नलाइज इसको करता हूँ। लेट से मैं कह रहा हूँ कि जी ए कन्वर्ट हो रहा है बी में, ठीक है, तो अब ए क्या है, रिएक्टेंट है। तो हम अगर सपोज कर लें कि इफ ए की एनर्जी है लेट से 10 किलो जूल्स, तो जब ए बी में कन्वर्ट होगा तो देयर विल बी सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी चेंज, क्योंकि हमने कहा है कि हर केमिकल रिएक्शन में कुछ ना कुछ एनर्जी चेंज आएगा। तो जब ए बी में कन्वर्ट होगा, अगर ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है, एनर्जी लॉस्ट होगी। लेट से ये हीट एनर्जी लॉस्ट हो रही है, तो सपोज 10 किलो जूल्स में से 3 किलो जूल्स जो है ये लॉस्ट हो गई, तो बाकी जो एनर्जी बचेगी उससे प्रोडक्ट बनेगा। दैट मीन्स प्रोडक्ट की एनर्जी कितनी है, 7 किलो जूल्स। तो इसका मतलब क्या होगा कि एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट विल बी लेस देन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। इन एक्सोथर्मिक रिएक्शंस प्रोडक्ट की जो एनर्जी होगी वो रिएक्टेंट्स की एनर्जी से कम होगी। समझ आ रही है बेटा ये बात? सर तो ये लेस एफिशिएंट प्रोसेस नहीं होगा, क्योंकि जो जितने एनर्जी के हमने रिएक्टेंट्स डाले हैं उस एनर्जी का हमें प्रोडक्ट मिल ही नहीं रहा है। आप उसको छोड़ दें, वो मैं बात आपको बाद में, आप फिलहाल जो बात मैं कर रहा हूँ आपको ये समझ में आ रही है कि जी सर। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में क्या होगा, प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी से कम होगी। ये चीज समझ में आ गई आपको? यस सर। हाँ, ये फिलहाल इसके ऊपर रहे, बात के ऊपर रहे जो बात हम कर रहे हैं। हाँ जी बेटा, बाकी सबको क्लियर है? जी यस सर। ठीक है। तो इसमें सिंपल हम क्या देख रहे हैं कि इन एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, बस अब इसको मैं यहाँ पे अभी वाइंड अप कर रहा हूँ, आपकी बात को कंप्लीट करते हैं। एक्सोथर्मिक देखें, मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है कि एनर्जी कंजर्व होनी चाहिए। तो अगर आप देखें रिएक्टेंट साइड पे कितनी एनर्जी है, 10 किलो जूल्स, प्रोडक्ट साइड पे भी कितनी एनर्जी है, टोटल 10 किलो जूल्स ही है, ठीक है। 3 किलो जूल्स क्या है, एनर्जी लॉस्ट हो गई। अब देखें, अब मैं अगर आपसे पूछूं, असल जो चीज हमने यहाँ पे देखनी है ना, अब आ रहे हैं लास्ट बात के ऊपर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हमने बेसिकली देखना है स्टेबिलिटी के, रिएक्टेंट्स ज्यादा स्टेबल हैं एनर्जेटिकली या प्रोडक्ट। तो अगर आप देखें ए की एनर्जी कितनी है, 10 किलो जूल्स, और बी की एनर्जी कितनी है, 7 किलो जूल्स। तो आप बताएं ज्यादा स्टेबल कौन होगा, ए या बी? किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी? जिसकी एनर्जी कम होगी, जितनी कम एनर्जी होगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। आपका जो सब्सटेंस है वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि एनर्जी जितनी कम होगी इसके रिएक्शंस में इन्वॉल्व होने के चांसेस भी उतने ही कम होंगे। जितना कम एनर्जेटिक होगा उतना रिएक्शंस में इन्वॉल्व होने का चांस भी कम होगा। तो हम कहते हैं कि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं, द प्रोडक्ट्स ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, द प्रोडक्ट्स ऑफ exothermic reactions are more stable. एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के जो प्रोडक्ट होते हैं दे आर मोर स्टेबल देन देयर रिएक्टेंट्स। उसकी वजह क्या है, रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज्यादा होती है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम होती है, और एनर्जी जितनी कम होगी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। पार्टिकल्स की मूवमेंट, जितनी एनर्जी कम होगी पार्टिकल्स की मूवमेंट भी कम होगी, और जब पार्टिकल्स की मूवमेंट कम होगी तो उनके रिएक्शंस में इन्वॉल्व होने के चांसेस भी उतने कम होते चले जाएंगे। हाँ जी, ये बात समझ में आ रही है बेटा आप लोगों को? सर तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ये स्टेबल ज़्यादा है इनके प्रोडक्ट्स, तो ये यूजुअली सॉलिड या लिक्विड के फॉर्म में होंगे, क्योंकि गैसेस तो लीस्ट स्टेबल होती हैं। अब वो तो ये हो सकता है ना, अब जैसे यहाँ पे आप देखेंगे इसमें थे ही सारी गैसेस जो मैंने आपको ऊपर रिएक्शन दिया, इसमें नाइट्रोजन भी गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है, अमोनिया भी गैस है। मैं इस वक्त स्टेट्स वगैरह के चक्कर में पढ़ना ही नहीं है, आप बिल्कुल इसको सिंपल रखें, आप इससे आगे अजम्पशंस ना बनाएं, ठीक है ना। जो जितनी बात है इसको यहाँ तक रखें। मैं सिंपल ये कह रहा हूँ कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन करते हैं, हमने बात स्टार्ट कहाँ से करी थी कि नेचर में ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्यों होते हैं, बस यही बात मैंने आपसे कही थी ना कि मोस्ट ऑफ दी स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक इन नेचर, यही बात हुई थी, हम्म। ठीक है। तो मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूँ कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस क्यों होते हैं, क्योंकि इनकी प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होती है। अब वो सॉलिड फॉर्म में होती है या लिक्विड फॉर्म में होती है, वो तो डिपेंड करता है कि आपके पास रिएक्टेंट क्या थे, वो तो बहुत ज्यादा डिटेल में चले जाएंगे हम, ओके ओके सर। ठीक है ना। बस सिंपल इसको यहाँ पे ये ध्यान में रखें, मतलब जो पॉइंट आपने यहाँ से
मतलब नोट करना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन प्रोडक्ट्स आर मोर स्टेबल। ठीक है, ये ज्यादा स्टेबल होते हैं, उसकी वजह क्या होती है? इनकी एनर्जी। यानी आप ये कह सकते हैं कि इन एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट की एनर्जी हमेशा रिएक्टेंट की एनर्जी से कम होगी। ठीक है, इसको हम शो करते हैं थ्रू अ ग्राफ विच इज कॉल्ड रिएक्शन पाथवे डायग्राम। ठीक है, आखिरी अब बात कर रहा हूं मैं, ये पेपर में अक्सर ड्रॉ करने को आ जाते हैं, रिएक्शन पाथवे डायग्राम। ठीक है, इसको एनर्जी लेवल डायग्राम भी कहा जाता है, रिएक्शन पाथवे डायग्राम कहते हैं इसको, और दिस इज ऑल्सो नोन एज एनर्जी लेवल डायग्राम। ठीक है, एक होती है प्रोफाइल डायग्राम, वो डिफरेंट है, वो हम नेक्स्ट टाइम बनाएंगे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं रिएक्शन पाथवे डायग्राम। तो रिएक्शन पाथवे डायग्राम क्या है? डायग्राम दैट शोज, इसको अगर हम डिफाइन करना चाहें तो इट इज अ डायग्राम और अ ग्राफ, a diagram which shows the energy levels, the energy levels of reactants and products in a chemical reaction. ठीक है, रिएक्शन पाथवे डायग्राम क्या है? अ डायग्राम विच शोज द एनर्जी लेवल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन अ केमिकल। यानी डायग्रामेटिकली आप रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की एनर्जीज को शो करेंगे, विच शोज द एनर्जी लेवल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के एनर्जी लेवल्स को हम शो करते हैं। ठीक है, एंड शोज, और इसके अलावा एंड शोज वेदर the reaction is exothermic और endothermic। ठीक है, ये आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल बताएगा, एंड प्लस इट टेल्स यू कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। यानी इस डायग्राम को देख के आपको पता लग जाएगा कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। तो अब लेट्स सपोज हमारे पास पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि दिस इज अ केमिकल रिएक्शन, मीथेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, और हमसे कहा जाए कि ड्रॉ दी एनर्जी रिएक्शन प्रोफाइल डायग्राम, रिएक्शन पाथवे डायग्राम और एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर दिस रिएक्शन। पहले तो इसको बैलेंस कर लें, 2 और 2। ठीक है, अब मुझे पता है कि दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये पेपर में गिवन होगा, तो क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो मुझे एक्सोथर्मिक का रिएक्शन पाथवे डायग्राम बनाना होगा। तो इसको कैसे बनाएंगे? जस्ट सिंपल, पहले तो देख लें, पहले तो हम एक्सेस ड्रॉ करेंगे। तो लेट्स से ये वाई एक्सेस हो गया और ये एक्स एक्सेस हो गया। अब इसमें आपको लेबलिंग मालूम होनी चाहिए, क्योंकि बाद औक़ात ये लेबल करने को भी आपको बोलेंगे कि लेबल द ग्राफ एज वेल। तो जब भी आप रिएक्शन पाथवे डायग्राम बनाएंगे तो इसमें वाई एक्सेस पे हमेशा क्या आएगी? एनर्जी, और एनर्जी लेंगे हम किलो जूल्स में, और एक्स एक्सेस पे आएगा प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इसको टाइम भी कह सकते हैं, बट नॉर्मली हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं कि प्रोसीडिंग ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन प्रोग्रेस कर रहा है। ठीक है, अब क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की? हाँ जी, दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो किसकी एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा होगी या प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होगी? रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है ना, क्योंकि आप कह रहे हैं कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, अभी हमने पढ़ा एक्सोथर्मिक में रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा होती है, तो हम इसको वाई एक्सिस पे एनर्जी है ना, तो लेट सपोज मैं कह देता हूँ कि दिस इज दी, यानी हमारे पास वैल्यूज तो होंगी नहीं, हमें जस्ट एक रफली ग्राफ प्लॉट करना होगा। तो हम कहेंगे दिस शोज दी एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, मैं कहता हूँ कि दिस इज मीथेन एंड ऑक्सीजन, इन दोनों की कंबाइंड एनर्जी है, तो दिस इज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। और इसी तरीके से क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो प्रोडक्ट की एनर्जी कम होगी, तो प्रोडक्ट की एनर्जी जो है वो आप कहीं नीचे एरो बना देंगे, लेट्स आप कहेंगे दिस इज द एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट्स की एनर्जी वाई एक्सेस पे यहाँ पे कट हो रही है और प्रोडक्ट की एनर्जी ये है। ठीक है, मतलब ये दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो रिएक्टेंट्स की एनर्जी अगर हम देखें तो रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज्यादा है एज कंपेयर टू प्रोडक्ट्स।
ठीक है। और इसके बाद आप सिंपल क्या करेंगे, आप एक एरो के थ्रू एनर्जी चेंज शो करेंगे कि जब रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं तो ये एनर्जी चेंज आ रहा है, मतलब इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है, दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज। यानी अगर मुझे ये वैल्यू पता लग जाए, ये वैल्यू पता लग जाए, तो मैं दोनों का डिफरेंस निकाल के बता सकता हूँ कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी दिस इज द हीट और एनर्जी गिवन आउट। ठीक है, दिस इज दी, आगे चल के हम ऐसी थोड़ी बहुत कैलकुलेशंस करेंगे, वो आपको आइडिया हो जाएगा। बट ये एक सिंपल सा रिएक्शन पाथवे डायग्राम है, इसको एनर्जी लेवल डायग्राम भी कहते हैं। तो इसमें अगर आप देखें तो आपको इट शोज द लेवल ऑफ एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। इसमें रिएक्टेंट्स का एनर्जी लेवल आ गया, प्रोडक्ट्स का एनर्जी लेवल आ गया, और क्योंकि एनर्जी कम हो रही है दैट मीन्स इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हमने यही कहा था ना कि इस डायग्राम से हमें ये भी पता लग जाएगा कि रिएक्शन एक्सो है या एंडो है। तो क्योंकि इस पर्टिकुलर रिएक्शन में एनर्जी कम हुई है, एरो डाउनवर्ड है, रिएक्टेंट्स की एनर्जी ऊपर है, प्रोडक्ट्स की एनर्जी नीचे है, तो दैट मीन्स कि इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हाँ जी, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन है तो बेटा पूछ लें।